कक्षा 12 इतिहास के अंतर्गत बेटा आज आपका ये तीसरी यूनिट का जो है लास्ट चैप्टर करा रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 15। क्योंकि इससे पहले कुछ चैप्टर जो है डिलीट भी हुए हैं, मतलब सीबीएसई द्वारा जो है कैंसिल किए गए हैं। तो इसलिए जो है आज ये तीसरी यूनिट का जो है लास्ट चैप्टर है, ये जो तीसरा पार्ट है हमारा इसका। तो इसमें जो है बेटा एक संविधान का निर्माण पाठ का नाम, इसमें जो है एक नए युग की जो शुरुआत मानी गई है वो संविधान निर्माण को मानी गई है। आपको पता ही है कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और साथ ही साथ जो है इसकी एक खास बात ये है बेटा कि ये विश्व का जो है सबसे बड़ा संविधान है। आज की सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है ये, ठीक है बेटा। और भारत के संविधान को सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 से लेके 1900 दिसंबर 1949 1946 से 1949 के बीच में इसको जो है बनाया गया है। यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है बेटा। फिर संविधान जिस दौरान जो है संविधान बनाया गया, जिस दौरान जो है संविधान का निर्माण हुआ, उस समय जो है देश में बड़ी उथल पुथल मच रखी थी। ठीक 1946 में जो है कोलकाता में जो है भारी हिंसा हुई। फिर साथ ही उत्तरी पूर्वी भारत में जो है लगभग 4 साल तक दंगे और फसाद और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर जो है 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उत्साह का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है बेटा, भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों के लिए यह मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों के उखड़ जाने के बीच जीवन का चुनाव था। यानी कि जब पार्टीशन भी 1947 में भारत का हुआ, स्वतंत्र भारत हुआ, उस समय जो है स्वतंत्रता का जो जश्न था वो कोई भी नहीं भूल सकता। लेकिन 1947 का जो भारत विभाजन है वो भी जो है उस दर्द को भी जो है लोग कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकते। क्योंकि हिंदुस्तान से जो है पाकिस्तान जब अलग हुआ बेटा, तो हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान गए, हिंदू और सिख लोग जो है वो भारत में आए। तो उन्होंने जो है अपने जो बसा बसाया घर था, बसा बसाया उनका जो भी कारोबार था, सब कुछ छोड़ छाड़ करके उनको विस्थापित होना पड़ा। रास्ते में उनके साथ कई सारी घटनाएं हुई, किसी को मार दिया गया, दंगे फसाद, महिलाओं के साथ बलात्कार, कोई जो है परिवार अपने बच्चों से बिछड़ गया। तो इस तरह से बहुत सारी जो घटनाएं हुई। तो इस तरह से जो है उनके कहने का मतलब ये था कि उनकी जो बहुत जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, भले ही भारत से मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए, लेकिन उनका जो भारत में अपना घर था, बसा बसाया घर था, उनको भी उसे छोड़ के जाने का दुख हुआ होगा। पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख भारत में आए उनको भी जो है पाकिस्तान छोड़ने का दर्द हुआ होगा, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारे संविधान निर्माण की बात। यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 को जो है हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और हमारी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब भारत की नागरिकता के संबंध में क्या बात हुई। भारत की नागरिकता के संबंध में जिन व्यक्तियों ने भारत में जन्म लिया है, जो यहाँ रहने वाले हैं, शरणार्थी, जो पाकिस्तान से भारत आए, जो भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना करें, वे सब भारत के नागरिक। यानी कि भारत की नागरिकता के संबंध में जो है ये बात कही गई कि जिन व्यक्तियों ने भारत में जन्म लिया है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं और जो भारत की नागरिकता के लिए जो है आवेदन करेंगे, वो जो है भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। फिर भारत संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है प्राप्त है। सभी अधिकार हमें दिए गए हैं, मूल अधिकार है, सामाजिक अधिकार है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये हमारे संविधान ने जो हमारे लिए व्यवस्था की है, ठीक। फिर संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की भी व्यवस्था की गई है। इनका उद्देश्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
यानी कि नीति निर्देशक तत्व कौन से होते हैं, जैसे विकास संबंधी तत्व की राज्य जो है अपने राज्य का विकास करेगा, आर्थिक विकास संबंधी यानी कि राज्य जो है अपने नागरिकों के आर्थिक विकास के लिए प्रयास करेगा। इस तरह के जो है प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत किए गए हैं। ठीक है बेटा। फिर जो है संविधान में जो है एक भारत के गणतंत्र के लिए एक राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जो है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक। फिर जो है भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी कि यहाँ पे जो है दो सदन नागरिक व्यवस्थापिका है हमारी, दो सदन है हमारे संसद के, सॉरी दो सदन है, जिसमें एक लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन। तो भारत में जो है एक राष्ट्रपति पद की जो है व्यवस्था की गई है, जिसका निर्वाचन के बारे में बता दिया है कि निर्वाचक मंडल होता है, जिसमें जो है लोकसभा यानी संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। निर्वाचित मतलब कभी कभी कोई नॉमिनेट भी होते हैं, जैसे माना अल्पसंख्यकों को होता है, एंग्लो इंडियन है तो उसको नॉमिनेट किया जाता है कि भाई ये उनका प्रतिनिधित्व हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे सदन में करेगा। ठीक है बेटा। फिर उसी के साथ ही जो है राष्ट्रपति के सहायता के लिए या राष्ट्रपति में की अनुपस्थिति में जो है या कुछ समस्या आ जाने पर, राष्ट्रपति के साथ कोई घटना हो जाने पर उसका जो कार्य है वो उसके लिए जो है एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, जिसका जो है जो राज्यसभा का जो है हमारा सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक। उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जो है एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभा के नहीं, सॉरी, जो राष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति होता है, ये तो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं कि जो राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होता है, और कम से कम जो व्यक्ति 35 वर्ष या इससे अधिक उम्र का हो और राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, उस पद के लिए जो है दोनों सदनों के सदनों द्वारा इसको चुना जाता है। ठीक है। इस पद के लिए संसद के दोनों सदनों चुना जा सकता है। ठीक है बेटा। फिर भारतीय संसद के दो सदन में पहले बता चुका हूँ, राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। ठीक। लोकसभा में जो है अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में जो इसमें 543 सदस्य है। राज्यसभा में जो है अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। ठीक है बेटा। और फिर भारत संविधान द्वारा जो है एक अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु तक अपने कार्य पद पर जो है बने रह सकते हैं। ठीक। ठीक है बेटा। अब बात आती है संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव की। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। ठीक है। और यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों और पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों एवं जो शोषित व अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनको उनके लिए जो है पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। यानी कि जो भारत के संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में जो है ये घोषणा की गई है कि भारत को जो है संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित किया जाता है। नागरिकों को न्याय की व्यवस्था होगी। इसमें जो है समानता और स्वतंत्रता का जो है सबको आश्वासन दिया गया, और ये भी वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग तथा जनजातीय क्षेत्रों को पर्याप्त उनकी सुरक्षा के लिए जो भी है प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है बेटा। फिर बात आती है कि उद्देश्य प्रस्ताव में जो है मतलब किन किन आदर्शों पे जो है जोर दिया गया, क्योंकि नेहरू जी का ये विचार था कि आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए कदम नहीं हो सकते हैं। भारत में शासन की जो व्यवस्था
स्थापित हो वो भारतीयों के स्वभाव के अनुसार और उन्हें स्वीकार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हमने कहीं और से प्रावधान उठा लिए जो हमारे देश के लोगों को स्वीकार न हो। मतलब कहना है कि भारत में जो भी हम शासन व्यवस्था करेंगे, जो भी हमारा संविधान बनेगा, वो भारत लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, उनके स्वभाव के अनुसार होना चाहिए और ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो सभी को स्वीकार हो। ठीक है बेटा। फिर पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से जो है सबक लेना जरूरी है, लेकिन पश्चिमी समाजों पे जो है समाजों को भी अन्य समाजों पर हुए प्रयोगों से कुछ सीखना पड़ा था। वो कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि हमें जो है और देशों की सफलता और असफलता का भी आकलन करना चाहिए कि भाई कहाँ पे जो है किस प्रावधान के अंदर जो है लोगों को दिक्कत आई। इसके लिए क्या है, हमें उन पश्चिम के संविधानों के जो प्रावधान है उनसे भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक है बेटा। हाँ, तो फिर बात आती है राष्ट्रीय भाषा की। अब यहाँ पे जो है गांधी जी ने अपने विचार रखे कि उनके अनुसार जो है उनको इसलिए क्यों लगता था ऐसा कि भाई देश के लिए जो है एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। गांधी जी का मत था कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को जो है ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। ठीक है। अब उनका ये विचार था कि हिंदी और उर्दू दोनों से मिलकर जो हिंदुस्तानी भाषा बनी है, तो इसलिए जो है ये इस भाषा को जो है भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा बोलता है। कैसे कि हिंदी और उर्दू के शब्द जो होते हैं मिक्स, एक तो हिंदी शुद्ध हिंदी अलग हो गई, शुद्ध उर्दू अलग हो गई, लेकिन हिंदी और उर्दू से मिलजुल कर जो भाषा हम लोग बोलते हैं, जैसे हम आजकल जो हिंदी हम लोग बोलते हैं आजकल, जैसे बोलते हैं हम लोग जैसे पानी पिला दो, हम तो अगर हिंदी में बोलेंगे तो जरा जल, जैसे बोलते हैं पानी पीना है तो हिंदी में क्या बोलेंगे, जल ग्रहण करना है। तो इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ बोलते हो, हम तो मिक्स बोलते हैं, कुछ उर्दू कुछ हिंदी। तो इसी भाषा के लिए जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई इसको जो है एक बड़ा हिस्सा हमारे देश का बोलता है, तो ये जो है एक भाषा के रूप में होनी चाहिए। और ये विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान और समृद्ध हुई एक साझी भाषा है। मतलब हिंदी और उर्दू का जो मेल है, इसको जो है ज़्यादातर हिस्सा जो है देश का समझता है, ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं। फिर इस तरह से जो है जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर बहुत अलग अलग तरह के नए नए शब्द इसमें समाते गए। अब इन शब्दों की भाषा जो है धीरे धीरे भाषा विस्तृत होती चली गई, फिर बहुत सारे लोग इसको समझने लगे। तो इस तरह से जो है उनको कहना था, गांधी जी को ये लगता था कि अगर हिंदी और उर्दू से मिक्स जो हम हिंदुस्तानी भाषा बोलेंगे, इससे क्या होगा, हिंदी हिंदू मुसलमानों उत्तर और दक्षिण के लोगों को जो है एक तभी होगा जब हमारे देश की एक राष्ट्रीय भाषा होगी। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है 3 दशक तक जो है कांग्रेस ने ये मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। हिंदुस्तानी मीन्स जो उर्दू और हिंदी का मेल है। ठीक है बेटा। ठीक। तो जब संविधान का निर्माण जो है सबके हितों को देखते हुए किया गया था, सबको जो है अधिकार दिए गए थे, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस तरह से बेटा दिए गए अधिकार जो है मूल अधिकार दिए गए हैं। पहले संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन वो जो है बाद में इसको संविधान से हटा दिया गया। ठीक है। तो जैसे धार्मिक स्वतंत्रता में जो है किसी तरह से जो है व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। हम अपनी इच्छा से जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। ठीक है। अपने जो है धर्म का जो है प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हम प्रचार उस सीमा तक करेंगे, हम दूसरे धर्म की बुराई नहीं करेंगे। यानी हम अपने धर्म का प्रचार तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की बुराई भी नहीं करनी है। ठीक है बेटा। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिससे जो है जैसे मानव का व्यापार, यानी कहीं कहीं पे जो है मानव तस्करी भी होती है, बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल इनको गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है बेटा। बात आती है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत जो है भारतीय नागरिकताओं को जो है 7 स्वतंत्रताएं दी गई। उसमें से जो है संपत्ति का अर्जन और धारण, यानी कि संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उन मैंने पहले भी बता दिया था। फिर जो है 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसको जो है यहाँ से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब भारतीय नागरिकों को जो है भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के जो है सम्मेलन करने का अधिकार है। ठीक है बेटा। फिर संघ बनाने का अधिकार है। फिर जो है
भारत में जो है कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता है वो है। ठीक, कहीं पे जो है हम अपना निवास स्थान बना सकते हैं भारत में, कोई भी व्यापार या कारोबार करने की हमको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर बेटा अनुच्छेद 14 है, जिसमें लिखा गया समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार जो है हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जो है कानूनी रूप से कोई भी भेदभाव नहीं करे। ठीक है बेटा, कहने का मतलब है कि सबके लिए जो है एक समान कानूनों का निर्माण किया जाएगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है कानून की नज़र में सब लोग एक होंगे। किसी के साथ जो है जाति धर्म के आधार पर कानून के समक्ष जो है कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान अपराध के लिए जो है समान दंड जो है दिया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है।